अगर कुछ समझ नहीं आता है तो शांत बैठो, अगर समझ आता है तो भी शांत बैठो। मेरे एक एक्स बॉस है, वो बड़े अच्छा बोलते थे कि अगर आपको स्लो रिटर्न बनाना है तो 15 साल में अच्छा रिटर्न बन जाएगा, अगर आपको फास्ट रिटर्न बनाना है तो 20 साल लगेंगे। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लर्न फ्रॉम मास्टर्स बाय एमएफ भारत। आज हमारे साथ है वैभव चुग, द सीईओ ऑफ एबिकस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। वो नए और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ढूंढने, फंड परफॉर्मेंसेस बेहतर करने और म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, फ्रेमवर्क और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैभव फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 25 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, having worked with companies like White Oak Capital, Aditya Birla Sun Life AMC, ICICI Prudential AMC, IDBI Principal AMC, and Franklin Templeton. Vaibhav ji, thank you so much for joining us today on Learn from Masters. थैंक यू फॉर हैविंग मी, रियली नाइस टू बी हियर। So, सबसे पहले वैभव जी, आपका 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन इंडियन इन्वेस्टिंग लैंडस्केप। आपने क्या क्या चेंज हुए देखा है इन द लास्ट 25 ईयर्स? हाउ हैज द इंडियन इन्वेस्टर चेंज? हाउ हैज द इंडस्ट्री चेंज्ड? श्योर। देखिए, लास्ट 25 साल में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आई बीन वेरी लकी कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा रहा पिछले 25 साल से, तो काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी चेंजेस देखे। कमिंग टू योर क्वेश्चन, सी देखिए, बढ़िया सबसे जो बड़ा चेंज हुआ वो ये हुआ कि 25 साल पहले एक ही स्टेटमेंट सुनने को मिलता था कि क्या मिलेगा, 10 रुपये डाला है उसका क्या मिलेगा, 100 रुपये डाला उसका क्या मिलेगा, क्योंकि जनरल टेंडेंसी एफडीज़ की, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़्यादा थी, तो लोग बहुत सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे। तो इफ़ आई हैव टू डिफाइन कि क्या चेंज हुआ, आई थिंक लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया है इन दिस 25 ईयर्स। तो अभी लोग कैपिटल मार्केट्स को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी का गोल है, कोई सपना है, तो सपनों के लिए दे आर रिलाइंग ऑन कैपिटल मार्केट। पहले तो होता था कि सेव करते रहो, एफडी करते रहो या पोस्ट ऑफिस डालते रहो, तो जब 20 साल 25 साल के बाद पैसा चाहिए होगा तो जो जोड़ेगा अच्छा है। पर अभी शायद लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं, सिर्फ जोड़ना नहीं है, इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। कैपिटल मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आपका गोल ज़रूरी है कि सिर्फ पूरा होगा, पर शायद गोल से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आई थिंक वो काफ़ी चेंज आया है। और क्योंकि कोई भी इकोनॉमी इवॉल्व होती है, तो जब इंडिया क्या है कि इंडिया का आप हिस्ट्री देखेंगे ना, जब से सिविलाइजेशन हुआ है, हम लोग तो काफ़ी एस्पिरेशनल लोग हैं, एज अ कंट्री बहुत एस्पिरेशनल है। हर घर में बात होता था कि मेरा बच्चा बड़ा होके अमीर बने, बड़ा घर बनाए, बड़ी जॉब करे, बड़ी गाड़ियाँ ले, तो हमेशा से वही एस्पिरेशन रहा है इन जनरल। तो उसके लिए क्या होता था कि बहुत टाइम ऐसा था कि छोड़ दिया जाता था कि यार ठीक है, करियर अगर अच्छा बन गया तो ऐसा हो जाएगा। पर आई थिंक अभी तो पे नहीं छोड़ा गया, अभी लोग प्लान करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं। और क्योंकि एस्पिरेशन था, सबको बड़े होना था, तो एक समय ऐसा भी था कि कुछ भी पॉन्जी स्कीम्स आती थी, खूब सारा पैसा जाता था, लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि शायद ये एक ऐसी स्कीम है जिससे मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। आई थिंक वो जो एजुकेशन भी आया ना पिछले 25 साल में, वो भी बहुत अच्छा रहा है कि लोगों को एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछने का शुरुआत हो गया कि भाई आप मेरे पास आके कुछ भी बेच नहीं सकते हो। हाँ, मेरा एस्पिरेशन है, मुझे अमीर बनना है, बट ऐसा शॉर्टकट नहीं लेने वाला। मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। आप कैसे प्रोडक्ट चलाओगे, मेरा गोल कैसे पूरा होगा। तो वो जो एजुकेशन आया है, वो आई थिंक सबसे सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मोटिवेटिंग, सबसे खुशी वाली बात यह है कि काफ़ी एजुकेशन आ गया है। जैसे मैंने बोला कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया है। आई थिंक वही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए। सो दैट वाज फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि किस तरह से इन्वेस्टर इवॉल्व हुआ है। बट इफ आई हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, आपने काम किए हैं कहीं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ एंड नाउ विद अ न्यू एज इन्वेस्टमेंट फर्म लाइक एबेकस। तो जो वर्किंग्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के और म्यूचुअल फंड हाउस के, उसमें किस तरह का बदलाव आपने देखा है? देखिए, जो जैसे आपने बोला कि मैंने ट्रेडिशनल कंपनीज के साथ काम किया है, बिन वेरी लकी कि बड़ी से बड़ी एएमसी के साथ जुड़ा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत सीखने को मिला।
जो चेंज मैंने देखा वो ये देखा है कि एक टाइम था जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे या कैपिटल मार्केट्स ज़्यादा जानते नहीं थे। तो आपको पहला कंफर्ट मिलता था ब्रांड से कि आईसीआईसीआई है या बिरला है या एचडीएफसी है, तो आपको ब्रांड एक एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था कि ठीक है यार, ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड शुरुआत कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, एंड दोज़ फंड्स एंड एएमसीज हैव डन एक्सीडिंगली वेल। अभी धीरे-धीरे क्या हो गया कि ब्रांड के साथ-साथ कन्विक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि जो भी फंड हाउस आएगा, किस तरह से फंड मैनेज करते हैं, प्रोसेसेस हैं कि नहीं, रिस्क का फ्रेमवर्क कैसा है, एसेट एलोकेशन समझते हैं कि नहीं समझते, क्या सिर्फ इक्विटी के प्लेयर हैं या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रांड प्रोसेसेस से बहुत ज़्यादा हाई कन्विक्शन वाली इंडस्ट्री हो गई है। ऑफ कोर्स ब्रांड और वो सब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने इम्पोर्टेंट हैं, बट अगर कोई नया ब्रांड है और उनके पास प्रोसेसेस हैं, रिस्क फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टमेंट समझते हैं अच्छे से, तो मुझे ये ज़रूर दिखने में आ रहा पिछले 10-12 साल से कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। लोग कन्विक्शन चाहते हैं कि भई आप अच्छे से पैसा मैनेज करोगे, रिस्क को अच्छे से मैनेज करोगे, डिफरेंट एसेट क्लास में निवेश करोगे, तो वो अब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। पहले होता था कि ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो कम से कम ब्रांड के बारे में सुना है तो तब शुरू कर लें। और जो जितने भी बड़े ब्रांड हैं सबने बहुत अच्छा किया है। इतने इतने सालों से, मतलब 2000 से तो मैं खुद देख रहा हूँ कितना ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक वेडनेसडे, कितना करेक्शन आगे चले गए। आई थिंक इन सब फंड्स ने रिस्क भी बहुत अच्छे से मैनेज किया और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। और आई थिंक क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उन पे और उम्मीद है कि ये लोग भी अच्छा करेंगे। सो ये ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की, बड़े एमसीज और बड़े हो रहे हैं और छोटे एमसीज भी साथ में इवॉल्व हो रहे हैं। um, इतना एजुकेशन बढ़ गया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ, देर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड से जुड़े रहना चाहिए. फर्स्टली, डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? एंड सेकेंडली, इफ नॉट, व्हाई? जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि हो रहा है। काफ़ी लोग अब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, अपने पार्टनर्स को मिलते हैं, तो लोग हमसे जो प्रश्न पूछते हैं वो बहुत डिफरेंट है। मतलब अब लोग गोल्स की बात कर रहे हैं, एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं और उसके लिए गोल्स की बात कर रहे हैं। कौन सा गोल कितना दूर है और उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल है, वो सब बातें हो रही हैं। सो वो इवॉल्वमेंट तो आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि 100% ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे निवेशक अभी भी ऐसे हैं जो बहुत मोमेंटरी चलते हैं। मोमेंटरी मीन्स मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने पैसा डाला कि मेरे को 10 साल के लिए लगाना है, पर वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, ब्लैक तो मंडे, ब्लैक ट्यूसडे हो ब्लैक गया. मंडे, ब्लैक ट्यूसडे हो गया, तो भूल गए और नहीं, मेरे को इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं है। या बिहेवियर जो है वो जैसे पेंडुलम होता है ना, एक या तो बहुत बुलिश हो जाता है, बहुत बेयरिश हो जाता है, तो वैसे वाले निवेशक भी होते हैं। या तो बहुत बुलिश हो जाते हैं, फिर कुछ न्यूज़ आया या थोड़ा-सा करेक्शन आया, एकदम बेयरिश होके बाहर चले जाते हैं। तो उस तरह के भी निवेशक हैं। बट मैं तो एप्रिशिएट करूँगा पूरी इंडस्ट्री का कि इतनी जागरूकता आ गई है, इतना इंटेलिजेंस आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइज़र्स हों या इन्वेस्टर्स हों, कि लोग गोल के हिसाब से भी पैसा डाल रहे हैं और लॉन्ग टर्म भी पैसा डाल रहे हैं। तो मिक्स है, काफ़ी काम हमने कर लिया, काफ़ी करना है। जैसे एक सॉन्ग था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए भी वो अभी भी बरकरार है। थोड़ा कर लिया और काफ़ी करना है अभी। तो वो काफी करना में अभी वो वाला पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, बिकॉज देर आर ऑब्वियसली सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स पीपल स्टिल हैव अबाउट म्यूचुअल फंड्स. तो क्या आप हमें समझाएंगे थोड़े ऐसे कौन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या आप क्या सुनते हैं व्हेन यू टॉक टू इन्वेस्टर्स? व्हाट आर दे फियरफुल अबाउट व्हेन दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट होता है हमारी इंडस्ट्री में, प्रेडिक्ट वर्सेस प्रिपेयर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ये बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो प्रिडिक्शन पे बहुत काम करते हैं। कि जैसे आजकल भी आप सुन रहे होगे ना, ऑयल ऊपर जा रहा है, तो अभी प्रिडिक्शन चालू हो गया, 120 होगा, 140 होगा, कोई बोला 200 जाएगा। फिर अभी इन्फ्लेशन का आजकल न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई तो पक्का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इतना प्रिडिक्शन पे काम करते हैं कि हम लोग प्रोसेस से दूर हो जाते हैं। हम लोग मीन्स जो जो डिसीजन मेकर हैं, इन्वेस्टर्स हो गए या
तो एक बिहेवियर जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है वो यही है कि प्रेडिक्ट करके कोशिश करते हैं कि हम लोग या इन्वेस्टर्स ये कोशिश करते हैं कि टाइम कर लें, एकदम बॉटम पे आ जाएं, एकदम पीक पे निकल जाएं, आज न्यूज़ ऐसा है तो ये कर लें और कल न्यूज़ ऐसा होगा। आई थिंक वो अभी भी एक एक पेंडिंग टास्क है अपनी इंडस्ट्री के लिए कि प्रिडिक्शन और प्रिपरेशन में दे हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन। कोई भी न्यूज़ को अवॉइड नहीं कर सकता है और कोई भी इवेंट्स को अवॉइड नहीं कर सकता। अगर ऑयल बढ़ना है तो बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने तो जाएगा। आपका पोर्टफोलियो कितना प्रिपेयर्ड है फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस वो ज़्यादा मैटर करता है। सो दैट इज़ व्हाट इज स्टिल गोइंग ऑन। सो ये जो सब इंफॉर्मेशन का यू नो पूरी आवाज आ रही है, व्हाट वी कॉल इट एज दैट देयर इज टू मच नॉइज, डू यू थिंक दैट how can investors separate information from actually education? Because क्या होता है कि फिर investors के भी mind में कितना chaos और confusion हो जाता है, and that in turn forces them कि मैं कुछ तो करूँ. It's like that compulsion कि कुछ तो करना चाहिए. अच्छा ये हो गया, वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, I have to do something. अच्छा ना, बहुत बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीज़ पूछा। इनफैक्ट ये जो लास्ट संडे गया, मैं मतलब मेरे घर पे माई सन हु जस्ट ग्रेजुएटेड, 21 साल का लड़का, वो एक न्यूज़ देख रहा था, कुछ तो ये पॉडकास्ट और ये सब सुन रहे थे और मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था अपने लिए और हम लोग सेम ही वीडियो देख रहे थे। तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एक यंगस्टर्स जिसको 30 साल का पोर्टफोलियो बनाना है वर्सेस समवन लाइक मी जिसको अगले 10 साल का पोर्टफोलियो बना रहा है, एक ही पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन दो डिफरेंट गोल वाले कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट दिस कि यार इतना इन्फॉर्मेशन है तो हाउ टू कंज्यूम एंड कौन कैसे यूज़ करेगा, मतलब बेटा कैसे यूज़ करेगा और मैं कैसे यूज़ करूँगा, बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। अदरवाइज इतना इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या। बट जो मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो कोई भी इवेंट आए या कोई भी उतार चढ़ाव आए, यू विल ऑलवेज डू वेल। सी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 साल के लिए पैसा डाल रहा हूँ और मेरा रिस्क एपेटाइट है कि मुझे 20% से ज़्यादा का फॉल नहीं चाहिए, या तो मैं खुद से पोर्टफोलियो बनाऊँ या मेरा एडवाइज़र बना रहा है, तो बेसिकली समवन शुड गाइड द इन्वेस्टर या खुद को कि कितना पोर्टफोलियो इक्विटी में जाना चाहिए, इक्विटी के अंदर कितना से लार्ज कैप जाएगा, कितना मिड कैप जाएगा, कितना एसेट एलोकेशन फंड्स में होना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो लेवल पे मेरा उतार-चढ़ाव कम हो और मैं लंबा बैठ सकूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन तो आता ही रहेगा, उसपे मतलब वन वे और अनदर वी कांट स्टॉप इन्फॉर्मेशन। ओनली थिंग वी कैन डू कि हम लोग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो कौन-सा इन्फॉर्मेशन मेरे ज़रूरत का है उसी को सुनो, अदरवाइज़ इग्नोर कीजिए। अगर आप फिर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ इतना इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ से आ रहा है, तो या तो एडवाइस लीजिए या खुद को प्रिपेयर कीजिए कि आपका गोल कितने साल का है, कितना रिस्क ले सकते हो। ये सब चीज़ें क्या इतनी सिंपल है बोलने को कि ऐसा लगता है कि यार बहुत रेपिटेटिव है, ये तो कितने साल से सेम बात कर रहा है। और फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि सिंपल चीज़ें करना ही मुश्किल होता है। पर जो सिंपल चीज़ें कर गया, प्रिपेयर कर गया खुद को, पोर्टफोलियोज़ अच्छे से डाइवर्सिफ़ाई हो गया, तो उतार-चढ़ाव आएँगे और आप अच्छे से सेल थ्रू कर जाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जैसे जनवरी में डेटा आया था कि इक्विटी का फ्लो गोल्ड से कम था, गोल्ड में फ्लोज़ ज़्यादा थे। तो किसी ने मेरे को बोला यार तुम लोग गोल्ड क्यों नहीं बोल रहे हो? तो मैंने बोला यार गोल्ड मेरे को एक्चुअली बोलना चाहिए था सितंबर 24 में। सितंबर 24 में ना हमने बोला या कई लोग मिस कर गए। बहुत कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया भी, पर आप मिस कर गए। तो अगर इन्फॉर्मेशन मेरा पास्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है, तो वो भी गलत है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है कि गोल्ड अच्छा है, पर मेरे रिस्क एपेटाइट में फिट नहीं बैठता तो भी गलत है। तो इसलिए एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सी जो मैं बोला डूइंग सिंपल थिंग इज़ टफर इन लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक आपने जो एक बात कही है दैट गेटिंग द राइट एडवाइस, बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन कई जगह से आता है, न्यूज़पेपर से, पॉडकास्ट से, एक्सेट्रा, लेकिन आपको एक एडवाइजर ही बराबर से एडवाइस कर सकता है कि कौन सी बात सुननी चाहिए और कौन सी नहीं. सो व्हाट डू यू थिंक टुडे एडवाइजर्स आर, व्हाट इज देयर रोल, एंड ऑल्सो व्हाट आर द अदर शूज दे नीड टू स्टेप इनटू? जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हाउ शुड एडवाइजर्स ऑल्सो चेंज देमसेल्व्स? श्योर। सी मैं बहुत सालों से काफ़ी फोरम्स पे बोलता आया हूँ कि जो एडवाइज़र का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है आपके इमोशंस को मैनेज करना। क्योंकि गोल चलो समझ में आ जाएगा,
एसेट क्लास समझ में आ जाएगा। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे कंपाउंडिंग अगर कोई बात करता है, एट्थ वंडर है और दिस दैट, पर कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रूल होता है कि कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आप कंपाउंडिंग को कब डिस्टर्ब करते हो, जब आपका इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है। सो आई थिंक एडवाइजर जो सबसे ज़्यादा काम करता है ना, वो गलत डिसीजन लेने से रोकता है और अच्छे डिसीजन के लिए आपको पुश करता है कि यार अभी पैसा डालो, या गलत डिसीजन मीन्स गलत टाइम पे मत निकलो। तो आई थिंक ये एडवाइजर्स काफ़ी साल से अच्छा काम करते आ रहे हैं। जहाँ तक कमिंग टू योर क्वेश्चन, सो मेरे हिसाब से सी वन, एडवाइजर्स हैव बिकम वेरी वेरी नॉलेजेबल। आई थिंक गॉन आर द डेज कि जब एडवाइजर्स कुछ सेल करने की कोशिश करते थे। अभी मोस्ट ऑफ द गुड एडवाइजर हुम आई नो, दे आर ट्राइंग टू एडवाइस। तो प्रॉपर गोल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे एडवाइजर्स को भी जानता हूँ जो बिना आपके गोल प्लानिंग के आपको एक्वायर ही नहीं करेंगे। मतलब आप आओगे उनके पास कि मेरे को 10 लाख डालना है और आपको आपका गोल नहीं पता, तो दे विल से नो। तो उस तरह के भी एडवाइजर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने चेंज देखा है, वो ये देखा कि आज जो एडवाइजर्स हैं ना, वो सभी एसेट क्लासेस के बारे में स्टडी भी कर रहे हैं और रेकमेंड भी कर रहे हैं। एक टाइम होता था कि जब इक्विटी का इतना फैंसी था कि सबको ऐसा लगता था कि यार म्यूचुअल फंड में लेके आना मतलब इक्विटी में लेके आओ, या शेयर मार्केट में लोगों को लेके आ जाओ। पर आई थिंक आज जो अच्छे एडवाइजर्स हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे या आप उनसे बात करेंगे, तो इक्विटी उनके लिए एक एसेट क्लास ही है। इट इज़ नॉट एवरीथिंग। तो आपके साथ इक्विटी की भी बात करेंगे, डेट की भी बात करेंगे, गोल्ड की भी बात करेंगे, रियल एस्टेट का भी इम्पोर्टेंस बताते हैं। और फिर पीएमएस चाहिए, एएफ चाहिए, या किस तरह का प्रोडक्ट सूट चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत चेंज हो गया है। तो पहले था एक, अब हर इंडस्ट्री इवॉल्व करती है, हर इंसान इवॉल्व करता है। एक टाइम था जब हमारी इंडस्ट्री बहुत ट्रांजैक्शनल थी। अभी हमारी इंडस्ट्री काफ़ी एडवाइजरी बेस हो गई है। काफ़ी ट्रांजैक्शंस आज भी हैं, पर और रिलेशनशिप्स आज भी हैं, बट रिलेशनशिप्स और एडवाइजरी आई थिंक दे हैव गॉट मैरिड, व्हिच इज़ आई थिंक सो, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज व्हिच इज़ गोइंग अराउंड। um, आपके हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट है? या व्हाट मेक्स अ फंड परफॉर्म वेल? स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, शायद थोड़ा लक भी? लक तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट आई थिंक इफ आई हैव टू स्कोर, हाईएस्ट विल बी डिसिप्लिन और नॉट ओनली फंड मैनेजमेंट, एनीथिंग। सी ये सब जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ट्रू टू लेबल और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ये सब एक पहलू है, पर उसको टू लिव दैट मॉर्निंग इवनिंग फॉर मैनी मैनी ईयर्स इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अल्टीमेटली क्या होता है कि फंड मैनेजर भी ह्यूमन बीइंग ही है, उसका भी कोई बायस आ सकता है कि सामने वाला फंड अच्छा कर रहा है तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जल्दी से उसको आउट परफॉर्म कर लूं, या कुछ और शॉर्टकट ले लूं, ऐसा हो सकता है। तो अगर फंड्स या कोई फंड मैनेजर एक डिसिप्लिन, एक प्रोसेस और एक फ्रेमवर्क के साथ चलता है, तो वो भी गलतियां अवॉइड करेगा। चाहे वो खुद का बायसनेस हो, शॉर्टकट लेने की कोशिश हो, या कभी कभी इतना फियर आ जाता है कि उसको ओवरकम करने का कोई तरीका हो। सो आई थिंक अगर डिसिप्लिन है ना, तो मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, साइडवेज हो, अगर फॉर एग्जांपल अबैकस की अगर मैं बात करूं, अगर हमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी है, तो मतलब बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी है। तो इंडेक्स 10,000 पे हो, 20,000 पे हो, 30,000 पे हो, वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, सब प्राइम क्राइसिस हो, इट डज नॉट चेंज आवर लाइफ। वी हैव टू फाइंड गुड कंपनीज। तो अभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है और बैंकिंग स्टॉक लेना शुरू कर दो, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, कंज्यूमर स्टॉक लेना शुरू कर दो। ये सब अगर आप अवॉइड कर रहे हो बिकॉज आप बॉटम अप स्टॉक पे करो, तो मतलब आप डिसिप्लिन्ड हो। जैसे अभी सपोज आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप नेचुरली क्या करोगे, आप बैंकिंग स्टॉक लेना शुरू कर दोगे कि यार इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इनका मार्जिन अच्छा होगा, तो इधर पैसा बन जाएगा। बट डिसिप्लिन होता है, कुछ भी न्यूज़ हो, अगर बैंक अच्छा है, अगर कोई कंपनी अच्छी है, तभी मेरे पोर्टफोलियो में आएगा, वरना नहीं आएगा। सो वो मुश्किल है, बट दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स डिफरेंस। और थैंकफुली अभी हमारी इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड भी है 20 साल 30 साल का। तो पिछले 30 सालों में इतने उतार चढ़ाव के बाद जितने भी इतने पुराने फंड्स हैं, उन्होंने जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लक। कई बारी उनके भी फियर आया होगा, कई बारी उनको भी ग्रीड हुआ होगा, बट आई थिंक सब अपने प्रोसेस से जुड़े रहे। सब ने इंश्योर किया कि कोई रिस्क उनके पोर्टफोलियोज में ना आए।
रिस्क मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव डिलीवर्ड. लक, आई मीन वी हैव ऑल सर्वाइव्ड, सो दैट्स अ लक, बट इट इज अबाउट डिसिप्लिन, 100% अबाउट डिसिप्लिन. तो पर्सनली आपका भी यही एक इन्वेस्टिंग रूल है दैट आई विल बी डिसिप्लिन, आई विल नॉट चेस ऑल दीज ट्रेंड्स? So post my marriage, I have become very disciplined. उससे पहले क्या होता है, आपकी एक एज ऑल्सो प्लेज अ वेरी पिवटल रोल. जैसे आज क्या होता है, अगर कोई SIP करेगा और उधर पेटीएम में कोई डिस्काउंट आ गया आईफोन का, तो यूजली लोग रिडेम्पशन डाल के मैं आईफोन ले लेता हूँ, सस्ता हो गया. तो वो एक एक एज होती है जब यूथ इज ऑन यू एंड यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. टिल दैट टाइम आई वाज आल्सो वेरी इनडिसिप्लिन्ड, बट आई थिंक post the female coming to my life have become very, very disciplined. I'm very disciplined. One thing I've changed in my style is that I have also stopped predicting. पहले पहले होता था कि न्यूज़ पढ़ो और फिर क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ा और मैनेजमेंट पढ़ा, तो एक ऐसा वो क्रेज़ रहता है कि यार मैं ठीक होके दिखाऊंगा, मैं कॉल लेके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा अभी सब प्राइम क्राइसिस के बाद क्या कर रहा है. वहीं गलतियाँ की वहीं सीखे. तो प्रिडिक्शन से एकदम हट गया हूँ, अभी प्रिपेयर ही करते हैं हम. एंड यस, डिसिप्लिन इज समथिंग. थैंकफुली इंडस्ट्री में थे तो ज़्यादा समझ में आ गया, एक्सपीरियंस किया. जो इंडस्ट्री में नहीं है उनको भी मैं आज ही बोलता हूँ कि डिसिप्लिन रहोगे तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं. सो जो यंग इन्वेस्टर है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, सो वो डिसिप्लिन का फैक्टर नहीं आया है समझो, इफ दे हैड टू स्टार्ट एन SIP, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? अगर गोल डिफाइन कर सकते हैं ना, तो आई वुड से कि अपनी शादी से पहले गोल को मैरी कर लो. तो अगर किसी को 30 साल में घर बनाना है, 20 साल में बड़ी गाड़ी लेनी है, व्हाटएवर XYZ, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, लर्न एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिंग अ गोल. जब आप राह से भटक गए ना, तो ही आप गलतियां करते हो. पर अगर आप एक गोल के लिए पैसा डालते हो, लाइक आई नो सम एडवाइजर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसमें गोल लिखवाते हैं ऊपर कि लिक्विड में डाला तो 1 साल के बाद छुट्टी पे जाना है, 10 साल के बाद बेटी को से स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना, वट. और अगर कोई इन्वेस्टर आ गया कि मेरे को रिडेम्पशन करानी है, कोई इन्वेस्टर आ गया, तो उनको उन्हीं का स्टेटमेंट दिखाते हैं कि तेरी बेटी का 10 साल के बाद कॉलेज है, अभी 2 साल के बाद तो आ गया, 8 साल के बाद ही आना. सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट गोल्स. जितना आप गोल्स में जुड़े रहोगे, यू विल नेवर गो रॉन्ग. सो यंगस्टर्स को पहला गोल, दूसरा लर्न एज मच एज यू कैन. विदाउट लर्निंग, विदाउट हैविंग, कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. तो वो सब नहीं करना है. बहुत एज ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आई एम राइट, मैंने जो किया वही ठीक है, आई नो बेटर देन हिम, आई नो बेटर देन दैट. वो सब नहीं करना है. सीखो एंड देन यू ग्रो. जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, ईट कैरेट्स बिफोर यू ईट डेजर्ट, राइट. इसी तरह इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं कि आप अच्छे से सीखो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. व्हेन यू लर्न, देन यू विल नॉट गो रॉन्ग. और इवन इफ यू गो रॉन्ग, आपको पता होगा कि क्यों रॉन्ग गए हो, देन यू विल नेवर गो रॉन्ग अगेन. तो वाइस बोलना किसको बोलते हैं? वो वाइस बनता है जो गलतियों को रिपीट नहीं करता. बट उसके लिए पता होना चाहिए क्या गलती हुई है, वो सब सीखना चाहिए. डिसिप्लिन, गोल, सिंपल चीज़ें हैं, बट यही पैसा मतलब हमारे लिए तो ये काम किया है. आई एम श्योर आगे की जनरेशन के लिए भी काम करेगा. सो वो क्या-क्या गलतियाँ हैं? यूजुअली व्हाट यू सी नाउ, फॉर एग्जांपल आपका भी एक बेटा है who is just graduated, so he is in that cohort of young investors. What do you think they are most likely to make mistakes? Being very proud, being you know having that overconfidence, if you could call it, कि मैं एक तो कॉल लूँगा ही, जैसे आपने आपके भी टाइम पे आपने लिया था. So yeah, see, one mistake is that these youngsters वो सब अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं. और मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ, अगर तुम गलत हो, इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ हाउ द लाइफ इज. कभी ठीक होगे, कभी गलत होगे, बट आप इवॉल्व होगे. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्विक डिसीजंस लोग ले लेते हैं, मतलब चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो. जैसे रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर आप इफ यू आर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग, तो प्रॉब्लम होगा. इन मनी ऑल्सो, इफ यू आर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग, तो प्रॉब्लम होगा. बट जैसे लड़ाई होती है ना हस्बैंड वाइफ की, तो क्या बोलते हैं कि यार एक जन चुप होगा तो एटलीस्ट घर में शांति बनी रहेगी, वापस यू कैन डिबेट. तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर कोई डिसीजन गलत हो गया, डोंट रिएक्ट. अगर अच्छी कंपनी है, अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है,
या आपने लंबे टाइम के लिए डाला है और बाजार में उतार चढ़ाव आ गया, बैठे रहो, टाइम विल करेक्ट एवरीथिंग। तो आई थिंक वही डिसिप्लिन वाली बात है, अगेन मे बी वो वर्ड बार बार आ रहा है, बट वही रियलिटी है इन्वेस्टमेंट्स की। तो मैं भी अपने बेटे को ही बताता हूँ कि एक तो सीखो एज मच एज यू कैन, एंड देन अंडरस्टैंड दैट ऐसा हो सकता है दैट यू विल बी रॉन्ग, एंड बीइंग रॉन्ग इज नॉट राइट, इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट थिंग, बिकॉज यू लर्न। पर हाँ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बात अलग है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, यू आर लर्निंग, देन यू विल नेवर गो रॉन्ग। एटलीस्ट आप पुरानी गलतियां तो रिपीट नहीं करोगे। If you don't repeat your mistakes, then again things will be good. Abacus is of course fast growing. आपको कहीं सारे न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन। वेयर इज द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गेटिंग न्यू इन्वेस्टर्स फ्रॉम? इज इट यंग इन्वेस्टर्स, डिजिटल माध्यम से, छोटे शहरों से, कहाँ से आ रहा? It's a mix of everything. So actually we have, I mean अगर आप abacus की बात करोगे तो we have a very very big percentage of young investors. तो कोई दो राय नहीं है उसमें कि यंग इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। पर जहाँ तक जोग्राफिकली की मैं बात करूँ, सी बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो उनका परसेंटेज हमेशा बड़ा दिखेगा। बट अगर मैं स्प्रेड की बात करूँ तो वी हैव गॉट मनी लाइक फ्रॉम 9300 सम पिन कोड्स, तो उतने सारे सिटीज़ और जोग्राफी से पैसा आ रहा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो स्मॉलर लोकेशंस का है, B30 जिसे हम लोग बोलते हैं, इज़ वेरी वेरी गुड। और मे बी बिकॉज जागरूकता बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, तो कोई बहुत छोटे शहर में भी बैठा है, आज यूट्यूब में बैठ के समझ रहा है कि गोल क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, SIP क्या होता है, और उसका खुद का एस्पिरेशन तो है ही है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है कि कहीं पर भी आप बैठे हो, यू कैन क्लिक बटन्स ऑफ योर फोन और आप निवेश शुरू कर सकते हो। सो वी आर सीइंग दैट ग्रोथ, एंड थैंकफुली जो पेडिग्री है अबैकस की, या हमारे फाउंडर की, दैट इज़ ऑल्सो वेल नोन। सो आई थिंक पीपल नो कि कितने साइकिल देख के उतने एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सो दे मे डू वेल। आई थिंक दैट इज़ अनदर पुल, बट I mean youngsters are coming, old age people are also coming, and बहुत सारी geography से पैसा आ रहा If you had to define what is smart investing in one line, what would that line be? है। Never predict, always prepare. Okay. अगर आपको मौका मिलता to go back in time, to become young again, आप ऐसी कौन सी चीज दोबारा से करते after learning from all your mistakes? सी हम लोग जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली कंपाउंडिंग में सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, रिटर्न, CAGR। पर मैंने लाइफ में सीखा है कि कंपाउंडिंग जो रिलेशनशिप्स भी होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वन थिंग विच आई विल टेल माई सेल्फ, माई यंगर सेल्फ, कि बस मेहनत करो, पढ़ो, पैसा कमाओ, बट रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू रखो, बिकॉज वो जो नेटवर्क है, जो रिलेशनशिप कंपाउंड करके देता है, कोई और नहीं देता। सो दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक इन्वेस्ट अ लॉट ऑन योर सेल्फ। मतलब सबका करियर का अपना एक फेस होता है। मेरे करियर में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया, लगा रहा। बट आई थिंक समवेयर, आई थिंक कि मैं भी थोड़ा ब्रेक लेके और पढ़ा होता। सो आई थिंक एजुकेशन इज ऑल्सो what is very very important. I still read and all that stuff, but education is something which goes very very long in your life. So yeah, two things. And third, जो मैंने सब प्राइम क्राइसिस से सीखा था कि नेवर रिएक्ट टू न्यूज़। तो मैं 2008 जनवरी में सारा पैसा निकाल दिया, और फिर बाजार डाउन, इतना सारा न्यूज़। तब तो क्या था कि हम लोग भी सीख रहे थे, सब प्राइम सुना नहीं था, ग्लोबल फाइनेंशियल सुना नहीं था, गूगल करके समझते थे क्या है, और कुछ ऐसा न्यूज़ पढ़ लिया जो समझ में नहीं आया, तो ऐसा लगा कि सब बर्बाद है, सब कुछ बेच दिया। फिर किसी ने समझाया कि नहीं, दिस इज़ हाउ मार्केट्स वर्क। जैसे बोलते हैं ना कि वॉलेटिलिटी इज़ अ फीचर नॉट अ बग। तो धीरे धीरे समझा, फिर धीरे धीरे करके अगले 2 3 4 साल में वापस आए। बट एक कंपाउंडिंग खराब हो गया। तो आई थिंक वहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग आई थी कि अगर कुछ समझ नहीं आता है तो शांत बैठो, अगर समझ आता है तो भी शांत बैठो। मेरे एक एक्स बॉस है, वो बड़े अच्छा बोलते थे कि अगर आपको स्लो रिटर्न बनाना है तो 15 साल में अच्छा रिटर्न बन जाएगा, अगर आपको फास्ट रिटर्न बनाना है तो 20 साल लगेंगे। Very well said. I think
आपका एक कंसिस्टेंट जो थीम रहा है थ्रू आउट दिस इंटरव्यू इज दो रादर इज डिसिप्लिन एंड सेकंड इज एडुकेट योरसेल्फ. और हमारा भी लर्न फ्रॉम मास्टर्स में वही ऑब्जेक्टिव है टू एडुकेट viewers, especially young viewers, as much as we can about investing and about mutual funds. So Vaibhavji, thank you so much for joining us today on the show. Thank you so much. And with that, we've come to the end of yet another episode. Thank you so much for watching. अगर आपको ये episode पसंद आए तो don't forget to hit the like button and subscribe to MF Bharat.